गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 67 बीपीएससी मेंस हुआ। जीएस के पेपर में पिछले कई दिन से काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि सर आपने पब्लिक एडमिशन का पेपर तो डिस्कस किया, कुछ जीएस पॉलिटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस अगर करते तो मदद हो पाती। तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा हम जीएस पॉलिटी पे बात करें। पिछले कुछ सालों से मैं कई संस्थानों में स्पेशली बीपीएससी के लिए जीएस पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। अपने संस्थान में भी कई और दूसरे संस्थान जिनसे मैं जुड़ा हूँ या जो मुझसे जुड़े हैं। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए तो लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से बीपीएससी के लिए भी जब डिमांड बढ़ी तो मैंने उसके लिए अलग से फिर काम करना शुरू किया। बल्कि बीपीएससी में तो पॉलिटी के साथ साथ मैंने आईआर के भी डिमांड पे ऑन डिमांड कुछ क्लास ली। जनरली मैं आईएएस और यूपी में जीएस के इतने सारे सेक्शन पढ़ाता हूँ कि आईआर फिर मैं नहीं अवॉइड करता हूँ पढ़ाना। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इतने सारे सेक्शन पढ़ाता हूँ जीएस में कि उसके बाद फिर आईआर के लिए समय भी नहीं होता। लेकिन बीपीएससी में स्पेशली डिमांड हुई कि आईआर के भी कुछ टॉपिक एटलीस्ट करंट इशूज़ कुछ मैं पढ़ाऊँ, तो मैंने वो भी क्लास ली और बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की। 30 और 31 दिसंबर को पेपर था बीपीएससी का। करंट इशूज़ की क्लास मैंने 26 दिसंबर तक करी और जो 26 दिसंबर को टॉपिक पढ़ाया रसिया यूक्रेन युद्ध, वो 30 और 31 दिसंबर के पेपर में दिख रहा था और हूबहू जैसा पढ़ाया वैसा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और उसके प्रभाव, बिल्कुल नोट्स देखेंगे आप तो बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया। तो जब आईआर और करंट अफेयर्स में ऐसा हुआ कि जो पढ़ाया हूबहू वैसा क्वेश्चन आया, तो पॉलिटी में तो नेचुरल सी बात है, आना ही है, जो मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं। बड़ी खुशी और आश्चर्य भी होता है इस बात को। 25 क्लास ली थी मैंने पॉलिटी की इस बार। 67 बीपीएससी मेंस के लिए 25 क्लास ली थी पॉलिटी, मतलब 50 घंटे के आसपास मैंने लिया था पॉलिटी। 4 प्रश्न जो पूछे गए जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी में, और प्लस उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस बार जीएस फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स में भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए पॉलिटी से, 6 क्वेश्चन, और बिल्कुल हूबहू जैसे मैंने क्लास में पढ़ाए उसी तरह से पूरे 6 के 6 प्रश्न आए। तो नेचुरल सी बात है, एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि क्लास में जो पढ़ाया गया है एक टाइम बाउंड मैनर में पढ़ाया गया, जबकि मेरी खुद दिली इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा और कुछ 2-4 क्लास करता। मतलब 25 की जगह 30 क्लास मैं चाहता था कि मैं लूं, मतलब लगभग 60 घंटे के आसपास। तो मुझे भी एक संतुष्टि होती कि हाँ, अब बीपीएससी के लिए पॉलिटी मीन्स तैयार है, पूरी तरह से कवर है, कुछ भी इसके बाहर नहीं होगा। लेकिन अब जहाँ जिस संस्थान में क्लास ली उन्होंने जितना समय दिया या जितनी अपेक्षा की, तो वो समय था 50 घंटा। तो मैंने प्रयास किया कि उस 50 घंटे में ही मैं अपनी सारी ज़रूरी बात कर लूँ और सारे प्रश्न आपको मिल जाएं। और खुशी हुई कि उस 50 घंटे की क्लास में ही, क्लास नोट्स से ही हूबहू वो सारी चीज़ें हमें मिली। फ्रेंड्स, 4 प्रश्न जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी के पूछे जाते हैं, जैसा आप जानते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with its British counterpart. ये प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स,
और 3 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, 4 नंबर प्रश्न, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज further added to the powers of the Supreme Court? Explain with examples. फ्रेंड्स, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ दोनों प्रश्न पूछे गए। संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों टॉपिक बहुत घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वाभाविक सी बात है, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की वो शक्ति ही तो है जिसने संसद की संप्रभुता पे अंकुश लगाया है। और आजकल न्यायपालिका की बढ़ती हुई सक्रियता दूसरा बड़ा कारण है जिसने संसदीय संप्रभुता के मार्ग में रोड़े खड़े किए हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ तौर पर जुड़ी हैं। और फिर सोच के देखें कि क्यों दोनों प्रश्न एक साथ बीपीएससी ने पूछे, तो आप देख रहे हैं कि लगभग रोज हमारे देश में ये दोनों मुद्दे चर्चा में हैं। 30 दिसंबर 31 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ है और आपने 26 नवंबर को अगर संविधान दिवस के मौके पे देखा होगा या उसके कुछ समय पहले से, चाहे हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हों और इवन चाहे प्रेसिडेंट, सबने अलग अलग मंचों पे इन दोनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। हमारे उपराष्ट्रपति जी ने तो खुलेआम इस बात पे कहा कि भारत में लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है या होना चाहिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संसद बनती और उसके द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कैसे खारिज कर सकती है। देखिए, आप आजकल न्यायिक नियुक्तियों को लेके या कॉलेजियम व्यवस्था को लेके लगभग रोज कुछ ना कुछ आपको अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करके जीरो कर दिया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसी संदर्भ में हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, इवन उपराष्ट्रपति तो अभी आप देख रहे रिसेंट भी चल रहा है कि उन्होंने तो 1973 के केशवानंद भारती मामले और उसमें संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना को भी खारिज करने पर बात की है अभी। क्यों? क्योंकि फिर उनका मानना है कि न्यायपालिका ने यह कॉन्सेप्ट दिया है संविधान का मूल ढांचा, और यह कहीं ना कहीं संसद की शक्तियों को कम करता है या संसदीय संप्रभुता को चोट पहुंचाता है। हूबहू ये दोनों टॉपिक इसी तरह से मैंने क्लास में डिस्कस किए। जिन लोगों ने, लगभग मुझे लग रहा है कम से कम 3-4 हजार लोगों ने तो पॉलिटी की क्लास की थी मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे, प्रभा ICS कैप पे, या और दूसरे संस्थान जिनका यहां नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जहां जहां मैं जुड़ा रहा हूं GS पॉलिटी के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड सब मिलाएं तो मुझे लग रहा है कम से कम 3-4 लोगों ने ये क्लास की मेरी। नोट्स खोल के देखें, हूबहू इसी तरह से हमने चीजें डिस्कस की। संसद की शक्तियां क्या हैं, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत क्या है, भारत में कैसे हमने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में तालमेल बिठाया है, संविधान के मूल ढांचे का पार्ट माना है कोर्ट ने इसे। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, भारत की संसद की शक्तियों और ब्रिटेन की संसद की शक्तियों में क्या अंतर है और क्यों अंतर है। संविधान लिखित होता है तो संसद संप्रभु नहीं रह जाती है। मूल ढांचे, मूल अधिकार, बहुत सारे फैक्टर जो हमारे देश में संसद की संप्रभुता पे प्रतिबंध का काम करते हैं। और वहीं ब्रिटेन की स्थितियां दूसरी, अलिखित संविधान है, मूल ढांचा नहीं है, मूल अधिकारों की कोई लिखित घोषणा नहीं है, तो वहां संसद कैसे संप्रभु हो जाती है और कैसे हमारी संसद संप्रभु नहीं है। हमने न्यायिक समीक्षा की बात की, हमने न्यायिक सक्रियता की बात की, हमने न्यायिक अतिक्रमण या ओवररीच की बात की।
हमने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की, सारे वो इशू हमने देखे, कैसे न्यायपालिका सक्रिय हो रही है, क्यों सक्रिय हो रही है, कैसे सक्रियता उसकी ओवर रीच या अतिक्रमण बन जा रही है। तो देखिए 1 नंबर और 4 नंबर प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं घनिष्ठ रूप। सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं। जब एक अंग दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होगा तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे की शक्तियां कम होंगी। अगर न्यायपालिका सक्रिय हो रही है समीक्षा सक्रियता के माध्यम से तो कहीं ना कहीं का विधायिका की शक्तियां घट रही हैं। 1 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न था। 2 नंबर प्रश्न देखिए आप, तो सेंटर स्टेट रिलेशन और बिहार का विशेष संदर्भ हूबहू फिर हमने इसी तरह से पढ़ा। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया and its prospects in future with special reference to Bihar. Examine as to how the problem can be constructively handled in tune with cooperative federalism. तो हमें डिस्कस करना था सेंटर स्टेट रिलेशंस की प्रॉब्लम को। तो केंद्र संबंध क्या है, विधायी संबंध क्या है, कार्यकारी संबंध क्या है, वित्तीय संबंध क्या है, विवाद के या टकराव के मुद्दे क्या हैं केंद्र राज्य के बीच में, पहले वो दिखाते हम। फिर बिहार का संदर्भ लेते विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, पहले इन जनरल चर्चा करते केंद्र राज्य संबंधों की, फिर हम बिहार का संदर्भ लेते और फिर सहकारी संघवाद को ध्यान में रखते हुए हम कैसे संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। तो नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करते हुए ऑल इंडिया सर्विस, राज्यपाल, इन सब की थोड़ा थोड़ा सा 2-2 लाइन में चर्चा करते हुए हम बताते कि कैसे इन संबंधों को रचनात्मक रूप से संभाल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और 3 नंबर प्रश्न देखिए, अगेन बड़ा, फिर मुझे बार बार खुशी ये कहने में आश्चर्य भी है कि हूबहू हमने रीजनल रोल ऑफ रीजनल पार्टी बिल्कुल पढ़ाया और बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाया जैसा प्रश्न है। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। फर्स्ट पार्ट, क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। मतलब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय क्यों, कैसे, उसके कारण और फिर उनकी भूमिका, सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष। जब प्रश्न पूछा गया है क्या आपको लगता है कि ये क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए ठीक हैं, तो मैंने बताया था जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आपको लगता है, हमारे विचार, हमें दोनों एंगल दिखाने होते हैं। तो एक तरफ हमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सकारात्मक भूमिका भी दिखानी थी कि हां बिल्कुल क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही तो इनका गठन होता है। एक तो राष्ट्रीय पार्टियों से उम्मीद करना कि इतने बड़े देश की इतनी सारी विविधताओं को वो सही ढंग से उठा पाएंगे, संभव नहीं है। समान क्षेत्रीय विकास नहीं होता है तो क्षेत्रीय असंतोष को उठाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही तो फिर क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने अपने देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अपनाई है। क्षेत्रीय दलों के सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, केवल क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं, राष्ट्रीय हित गौण हो जाते हैं। कैसे केंद्र में जब गठबंधन सरकार के सहयोगी क्षेत्रीय दल हो जाते हैं तो वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, कैसे एकता के मार्ग में रुकावट भी है, बहुत सारे दूसरे पक्ष भी हैं। तो हमें दोनों पक्ष दिखा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जेडीयू, आरजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो 4 प्रश्न तो ये जो पॉलिटी में पूछे गए, मतलब सेकेंड पेपर, और करंट अफेयर्स में देखेंगे आप तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2 प्रश्न इस बार करंट अफेयर्स में पॉलिटी के पूछ लिए। मतलब लॉटरी लग गई एक तरह से, जिन लोगों ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिया था तो लॉटरी लग गई उनकी कि 4 प्रश्न तो यहां जो मिलते ही थे वो मिल गए और 2 प्रश्न फर्स्ट पेपर में मिल गए। तो जैसा हमने कहा कि लॉटरी लगने वाली स्थिति हो गई।
देखिए फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट। एकदम सीधा और बच्चों जैसा प्रश्न। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा क्या है, उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है, अपने तर्क। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। हमें पूरा इतिहास के साथ चर्चा करनी थी कि कब तक हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे। 1967 चौथे आम चुनाव तक। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अलग अलग चुनावों की स्थिति बन गई, केंद्र में अलग और राज्य में अलग चुनाव होने लगे। क्यों ऐसा हुआ, वो सारी चीजें दिखाते हुए हम क्या कॉन्सेप्ट है एक राष्ट्र एक निर्वाचन का, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव इसमें शामिल हैं नहीं है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, ये कब तक था ये कॉन्सेप्ट, अब कब से क्यों चर्चाएं हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पे इस मुद्दे को उठाते रहे और फिर हमें यह दिखाना था कि इसका फायदा क्या होगा, कैसे खर्च घटेगा, कैसे राजनीतिक दलों का ध्यान लोगों के कल्याण विकास पे ज्यादा लगेगा। हर 2 महीने में भी चुनाव होते हमारे देश में। और फिर विपक्ष में भी तर्क दिखाने थे कि कैसे संवैधानिक समस्याएं हैं, आर्टिकल 356 से जुड़े मुद्दे हैं या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं। तो दूसरे पक्ष भी हमें दिखा देने थे इसके। क्वेश्चन नंबर 10 रसिया यूक्रेन। ये तो बस जैसा मैंने कहा कि मैंने कुछ टॉपिक करंट अफेयर्स में आईआर भी पढ़ा दिए थे, तो एक ये हूबहू प्रश्न कि रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो कारण और प्रभाव अगेन लिखा है प्रश्न। सबसे बड़ा कारण नाटो की सदस्यता को लेकर यूक्रेन का विवाद, लेकिन हमें पूरा पीछे से देखना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत संघ का गठन हुआ तब से लेके अभी तक तो और बहुत सारे कारण हैं, तो संक्षेप में हमें वो चर्चा करनी थी। 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन, उससे जुड़े मामले हैं, वो दिखाना था हमें थोड़ा सा। और फिर प्रभाव क्या पड़ा है भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों के ऊपर, वो दिखा देना। अगला एक प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न था। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। It is generally alleged that ruling party misuse the constitutional institutions for its vested interests. Do you agree with this view? Give arguments in support of your answer. पहली बार मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक मीन्स में संवैधानिक संस्थाएं खतरे में। जब मैंने संविधान और संविधानवाद की संकल्पना पढ़ाई पहली दूसरी क्लास ही मेरे ख्याल से, तो इंटरव्यू में अक्सर मैं मॉक इंटरव्यू जब लेता था तो ये प्रश्न पूछता था, जो कि फिर अक्सर हम अखबार में देखते हैं चर्चाएं विपक्षी नेताओं द्वारा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो इस बार मुझे लगा कि ये टॉपिक मीन्स में भी होना चाहिए, संविधान खतरे में। और स्पेशली मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था संविधान खतरे में है नहीं है, क्या वास्तविक स्थिति है, क्या आरोप प्रत्यारोप है। और देखिए वो प्रश्न आ गया 38 मार्क्स में कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप सहमत हैं? तो अगेन फिर हमें पक्ष विपक्ष दिखाना है कि हाँ कैसे आरोप लगते हैं हमेशा विपक्षी पार्टियों द्वारा और कैसे वास्तविक स्थिति विपरीत है। और केवल वर्तमान समय की चर्चा नहीं करनी थी इसमें हमें, क्योंकि इसमें प्रश्न में भी कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि वर्तमान समय लिखा है, प्रायः ऐसा आरोप लगाया जाता है। इट इज जनरली एग्रीड, मतलब हम पुरानी भी चर्चाएं करते हैं कि हमेशा से इस तरह के आरोप लगते रहे। आज तक देखिए आप, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल लगाया था, आज तक देखिए हम मानते हैं कि उसका गलत यूज हुआ था। संविधान को, लोकतंत्र को, सबको खत्म कर दिया गया, ताक पे रख दिया गया, लोगों के मूल अधिकार छीन लिए गए। तो हमें केवल वर्तमान समय की चर्चा नहीं करनी थी, हमें
पीछे के भी उदाहरण लेते हुए आज तक की चर्चा करनी थी। 2012 यूपीए सरकार के समय का हमेशा आप पढ़ते हैं बहुत चर्चित मुद्दा कि कैबिनेट की मीटिंग में दागी सांसदों विधायकों की सदस्यता को रद्द करने से जुड़ा हुआ विधेयक पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे और कहे कि उस विधेयक को फाड़ के फेंक देना चाहिए, रद्दी का टुकड़ा है ये। तो हमेशा से ये आरोप लगते रहे हमारे देश में कि संवैधानिक संस्थाओं का सत्ताधारी दल के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। सीबीआई संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन यूपीए सरकार के दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केंद्र सरकार के पिंजरे में कैद तोता है। तो हमें पुराने एग्जाम्पल्स भी कोट करने थे, वर्तमान समय की भी हम कुछ चर्चा करते कि कैसे हमेशा सरकारों के ऊपर विपक्षी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगते रहते हैं उदाहरण के साथ, लेकिन फिर नेचुरल सी बात है कि हमें सहमत नहीं होना इन सब बातों से। संविधान सर्वोच्च है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रयास हमारा यही है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग शासन का संचालन हो। आरोप लगते हैं लेकिन सहमत नहीं हुआ जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का संरक्षक है, उसकी व्याख्या करता है, उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हम डील कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर नोट्स का एक आपको बस केवल सैंपल दिखाऊं, पॉलिटी की जो 25 क्लास हुई, मूल अवधारणाएं बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू किया मैंने। राज्य क्या है, क्लास नोट्स है ये, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही संक्षेप में बात की हमने। शासन क्या है, स्मार्ट शासन क्या है, सुशासन। ये देखिए संविधान और संविधानवाद, पहला टॉपिक ही हमने पढ़ा संविधान का अर्थ। और देखिए मैं दिखाता हूं आपको संविधान का उदय और विकास कैसे हुआ, संविधानवाद से जुड़ी विचारधाराएं कौन सी हैं, संविधानवाद के समक्ष क्या चुनौतियां हैं वर्तमान समय में दुनिया के विभिन्न देशों में, स्पेशली भारत के संदर्भ में। और फिर देखिए आप, ये देखिए संविधान खतरे में। पिछले कुछ समय से हमारे देश में विपक्षी राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के वर्ग द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वर्तमान सरकार मूलभूत संवैधानिक संस्थाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा धीरे धीरे विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं संस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। देखिए पूरा ये टॉपिक ही हमने डिस्कस किया, संविधान खतरे में कैसे, बहुत सारे इशू इसमें डिस्कस किए गए, पूरा एक तरह से आंसर। तब फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं, और ऐसा सारा हम चलें तो आप देखेंगे वो संसदीय संप्रभुता, वो न्यायिक समीक्षा, वो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण, भारतीय ब्रिटिश संसद की तुलना, हूबहू सारी चीजें आपको इस नोट्स में मिल जाएंगी। ये 67 का मीन्स का क्लास था जो कि 68 के लिए भी उतनी ही उपयोगी है और बहुत नॉमिनल फी में ये अभी भी हमारे ऐप पे ये कोर्स उपलब्ध है। एक सेपरेट कोर्स पॉलिटी मीन्स प्लस प्री जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, और एक स्पेशली ये बीपीएससी मीन्स पॉलिटी का कोर्स बहुत नॉमिनल सी फीस पे उपलब्ध है हमारे ऐप पे। 67 के लिए था लेकिन 68 के लिए भी समान रूप से उतना ही उपयोगी कोर्स है। 68 के लिए अलग से आगे हम क्लास करेंगे पॉलिटी की, इस कोर्स में वो क्लास भी अपने आप ऐड हो जाएंगी। ज्यादातर चीजें वही रहेंगी, कुछ और जो इधर 2-3 महीने के करंट इश्यूज हैं वो और शामिल हो जाएंगे। जैसे अब संविधान का मूल ढांचा, इसमें भी हमने पढ़ा है, अब इस बार के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा वो संविधान का मूल ढांचा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, और फिर देखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और उसके बाद संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना। अब इस बार 68 के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो ये तो रहेगा ही, थोड़ा सा इसमें कुछ और चीजें अब जोड़ेंगे जो वर्तमान के मुद्दे चल रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए।
तो फ्रेंड्स, ये बीपीएससी जीएस के जो पेपर हुए मेनली तो पॉलिटी ही एक आइडिया मुझे देना था आपको कि कैसे इन प्रश्नों के आंसर लिखने थे। मेनली मैंने हमेशा ये कहा है कि जीएस में जब तक आपको करंट डेवलपमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी, आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे और ना अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। आपके सामने है कि जो ये प्रश्न पूछे गए हैं सब वर्तमान में जो चर्चित मुद्दे और घटनाएं हैं उनके संदर्भ में पूछे गए। तो अगर इन चीजों घटनाओं को सही ढंग से कर लिया, समझ लिया आपने, तो बहुत अच्छे आंसर आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में, इस डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।